तो हेलो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में। बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं सल्तनत एम्पायर में, सल्तनत काल में कुछ ऐसे फैक्टों के बारे में जो आपस में बहुत ही घुले मिले हैं। आपको मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के जलालुद्दीन खिलजी तक, फिरोज तुगलक तक सारी बातें डिटेल में पिछले सेशन में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपस में कुछ घुली मिली चीज़ें हैं जहाँ पर हम कन्फ्यूज होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है पहली बार, तो भारत में जो पहला तुर्क हमलावर था वो कौन था? सुबुक्तगीन। भारत में पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत में पहला तुर्क हमलावर कौन था? सुबुक्तगीन। अच्छा, सुबुक्तगीन या तुर्कों के हमले का पहला शिकार कौन हुआ? भारत में तुर्कों ने हमला किया, सुबुक्तगीन जो था पहला तुर्क हमलावर था। अब भारत में ऐसी कौन सी रियासत थी जो तुर्कों के हमले का शिकार हुई? सबसे पहली रियासत, इमरान जल्दी से बताओ, भारत में वो पहली रियासत कौन सी थी, पहला राजा कौन सा था जो तुर्कों के हमले का शिकार हुआ? पांडे जी आप बताओ, पांडे जी, तबस्सुम आप बताओ। हाँ, जयपाल। हिंदू शाही, जो काबुल, कश्मीर और पश्चिमी पंजाब में जो हिंदू शाही एम्पायर था जयपाल का, उस पर सबसे पहली बार ये हमला हुआ था। याद रखा करो। देखो अब यही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना? हो गए ना, कन्फ्यूज हो गए ना? कोई मोहम्मद बिन कासिम कह रहा, कोई दाहिर कह रहा। देखो दाहिर पर हमला हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। दाहिर कहाँ का राजा था? सिंध और आसपास का राजा था, है ना? अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? तुर्कों के हमले का शिकार सबसे पहले कौन हुआ था? तो ठीक है साहब, तो पहला तुर्क सुल्तान कौन था? पहला तुर्क सुल्तान कौन था? प्रियंका पांडे, पहला तुर्क सुल्तान जल्दी से बताओ बालक। सोनू राजपूत, पहला तुर्क सुल्तान। अंकित आप बताओ। वेरी गुड, आप बोल रहे हैं इल्तुतमिश। आपका आंसर विकास, पहला तुर्क सुल्तान। सुल्तान, देखो यही तो दिक्कत होती है ना, आप मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हो, आपने तो आंसर नहीं दिया सर कोई। हाँ, आपने बोला इल्तुतमिश, गलत बोला। पहला तुर्क जिसने सुल्तान का टाइटल लिया वो था महमूद गजनवी। ओके, 962-63 एडी में गजनी में पहला जो तुर्क राजा बना, जिसने अपनी पहली स्वतंत्र रियासत बनाई, वो था अलब्तगीन, लेकिन उसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, ध्यान रखना। पहला तुर्क राजा या पहली तुर्क रियासत गजनी में बनी, पहली स्वतंत्र तुर्क रियासत गौर और गजनी में अफगानिस्तान में बनी, जिसको बनाने वाला था अलब्तगीन। ठीक है, इसके बाद इसका दामाद राजा बना जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पर जो जयपाल थे, हिंदू शाही वंश के जो राजा जयपाल थे, उन्होंने अपने आसपास के कुछ राजाओं के साथ मिलकर के उस पर हमला किया था। इससे पहले कि सुबुक्तगीन हम पर हमला करता, हमने चाहा कि हम उसको दबा दें, लेकिन उसमें हमारी हार हुई थी। उसके बाद सुबुक्तगीन ने पलट कर हम पर हमला किया था। तो भारत पर हमला करने वाला पहला जो तुर्क था वो था सुबुक्तगीन। लेकिन इन दोनों ने ही, ना तो अलब्तगीन ने ना सुबुक्तगीन ने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। उसके बाद सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी जब राजा बना तो उसे बगदाद के खलीफा ने सुल्तान का टाइटल दिया था, और सुल्तान का टाइटल दे करके उसे भारत पर हमला करने की परमिशन दी थी, हिंदुस्तान पर हमला करने की परमिशन दी थी, या दिल्ली पर हमला करने की परमिशन दी थी, है ना? तो इस तरह से सुल्तान का टाइटल लेने वाला पहला जो तुर्क था वो था महमूद गजनवी, और उसे ये टाइटल दिया था बगदाद के खलीफा ने। खलीफा जो था उस समय मुस्लिमों का सबसे बड़ा राजनीतिक और जो धर्माधिकारी था वो बनाया था, यानी कि धार्मिक मामलों में वही चीफ होता था और पॉलिटिकल मामलों में भी वही चीफ होता था। ठीक है ना? अगर कोई कॉल आए तो ध्यान रखना, है ना? ठीक है, कॉल आए तो कोई ध्यान रखना। ठीक है साहब, आगे चलें। अब हाँ, एक तो कॉल आए तो ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार उधर ही जा रहा है, और दूसरा फ्लो ना टूटे मेरी। हैं, कहाँ था मैं? हाँ, आगे चलते हैं। तो इस तरह से अब आप देखें तो भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क कौन था? सुबुक्तगीन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित हमलावर रहा तुर्कों में वो रहा महमूद गजनवी। तो पहला तुर्क हमलावर महमूद गजनवी नहीं था, सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनवी ने भारत पर 17 हमले किए, उनकी बात फिर कभी हो, है ना? अब खलीफा की बात करें, सुल्तान की ही बात करते हैं। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1206 में राजा बना तो उसने भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, ध्यान रखना। उसने टाइटल लिया था मलिक और सिपह सलार का। वो अपने आप को मलिक भी कहता था और सिपह सलार। सिपह सलार माने सेनापति या प्रतिनिधि, किसका? मोहम्मद गौरी का। आपको पता होगा कि 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार हमला किया था। मोहम्मद गौरी जो यहाँ आया था उसका मकसद लूटमार तो था ही था। देखिए, इससे पहले सुबुक्तगीन या महमूद गजनवी आए, उनका मकसद सिर्फ यहाँ पर लूटमार करना था। समझ आ रहा है ना? उनका मकसद यहाँ पर सिर्फ लूटमार करना था, उनका मकसद यहाँ पर एम्पायर बनाना नहीं था। लेकिन मोहम्मद गौरी जो आया था वो मिशन लेके आया था कि मैं यहाँ लूटमार भी करूँगा और यहाँ पर अपना एम्पायर भी बनाऊँगा।
या ये कह सकते हैं कि उसका मकसद था कि मैं पंजाब और काबुल से आगे बढ़ करके हिंदुस्तान की तरफ को अपने एम्पायर को फैलाऊंगा। आप ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि इसने यहाँ कैपिटल नहीं बनाई अपनी। लेकिन आप देखें ना, उसने सिंध को जीता, मुल्तान को जीता, उच्च को जीता, उत्तरी पश्चिमी भारत को जीता और उत्तर प्रदेश को भी जीत लिया। और जो आज का उत्तर प्रदेश है उसको जीता। कुमाऊं गढ़वाल की जो पहाड़ियाँ हैं उससे नीचे जो लगता शिवालिक का क्षेत्र है, इन पर भी हमले किए। मोहम्मद गोरी यहाँ टिक गया। पहला ऐसा तुर्क या पहला ऐसा मुस्लिम जिसने पहला ऐसा तुर्क या पहला ऐसा मुस्लिम जिसने अपना यहाँ एम्पायर बनाया, वो मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अपना एम्पायर बनाया, ठीक है ना। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मोहम्मद गोरी ने कभी भी अपने आप को हिंदुस्तान का राजा नहीं कहा, ध्यान रखना, भारत का राजा नहीं कहा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ना तो उसका यहाँ राज्याभिषेक हुआ है, तो क्यों? क्योंकि वो राजा था, वो अपने एम्पायर को क्या कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था या उसका प्रसार कर रहा था। वो नया एम्पायर नहीं बना रहा था, वो धीरे धीरे हमले कर रहा था। उसने अपने एम्पायर का यहाँ तक विस्तार कर लिया। लेकिन अब आप देखें, आपको पता है कि 1196 में मोहम्मद गोरी यहाँ से चला गया और यहाँ से जाने के बाद वो अपने इलाके जो है अपने अलग अलग गुलामों को सौंप गया था। वो जो उसके गुलाम जो थे उसके कमांडर या सिपह सालार भी थे, आपको पता ही है। इधर सिंध, मुल्तान और उच्च में कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा। और इधर उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसका सबसे वफादार, सबसे योग्य जो कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत विजय में मोहम्मद गोरी को बहुत ही बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में नुसरत खां, जफ़र खां, नाम सुने हैं ना, नुसरत खां, जफ़र खां, मलिक काफूर। तो खैर, मोहम्मद गोरी की जो विक्ट्रीज थी और उसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रोल था उसको हम मलिक काफूर से तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मलिक काफूर के साथ कभी अलाउद्दीन खिलजी लड़ने नहीं गया। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत में ही रहा, उत्तर भारत में रहा, और दक्षिण भारत काफूर जो था अकेला ही उसके लिए जीतता रहा। लेकिन मोहम्मद गोरी भारत में मौजूद रहा जब कुतुबुद्दीन ऐबक के मिशन हो रहे थे। खैर, तो अब मोहम्मद गोरी 1196 में भारत से हट गया। 1206 में उसकी डेथ हो जाती है मोहम्मद गोरी की। 1206 में जब उसकी डेथ हो जाती है तो उत्तर भारत में या पश्चिमी भारत में जहाँ पर भी गोरी की जो विरासत बची थी, यहाँ पर भगदड़ मच गई। जिसको जहाँ मौका मिला उसने वहाँ पर अपने आप को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में लाहौर में अपने आप को इंडिपेंडेंट या आज़ाद घोषित कर दिया, अपना स्वतंत्र एम्पायर यहाँ पर बना लिया। लेकिन उसने अपने आप को राजा नहीं कहा, मलिक या सिपह सालार ही कहा। कहने का मतलब यह था कि स्वतंत्र होते हुए भी उसने यही कहा कि मैं यहाँ किसका रीजेंट या किसका प्रतिनिधि हूँ? मोहम्मद गोरी का, ठीक है। उसने सुल्तान का टाइटल नहीं है। अब जब इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश जब आता है उसने सुल्तान का टाइटल लिया, दिल्ली को नई राजधानी बनाया और सुल्तान का उसने टाइटल लिया। और अब यहीं पर सवाल आता है कि भारत में पहली बार, देखिए, तुर्कों में पहली बार सुल्तान का टाइटल किसने लिया? महमूद गजनवी ने। भारत में पहला सुल्तान कौन था? भारत में राज करने वाला पहला सुल्तान इस तरह से इल्तुतमिश हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी 1206 में लाहौर में। लेकिन अब दिल्ली या हिंदुस्तान में सुल्तान का जो टाइटल लिया किसी मुस्लिम ने या किसी तुर्क ने, वो सबसे पहले इल्तुतमिश ने लिया, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ओके। उसके बाद फिर चलते रहे इल्तुतमिश। उसके बाद जितने भी सुल्तान हुए सब ने आपको क्या कहा? सुल्तान कहा। सिर्फ एक खिज़्र खान है, खिज़्र खान ने अपने आप को क्या कहा था? आसिया तवस्सुन। खिज़्र खान ने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया था? रैयत आला। वो अपने आप को कहता था रैयत आला, है ना। अब जैसे फिर से रिपीट कर दूं, इल्तुतमिश ने क्या टाइटल लिया था? नासिर अमीरुल मोमिनीन। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या टाइटल लिया था? यामिनुल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन, ठीक है। आगे चले बेटे, ठीक है। तो ये हो गई साहब। अब भारत पर राज करने, देखो, भारत पर हमला करने के लिए खलीफा ने किसको पहली बार मान्यता दी? महमूद गजनवी को। भारत में या हिंदुस्तान में राज करने के लिए खलीफा ने सबसे पहली बार मान्यता दी इल्तुतमिश को सन 1229 में। इसे कहा है कि भारत में सबसे पहले किस सुल्तान को खलीफा से खिलत मिली? तो वो मिली इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश को जब खिलत मिली या खलीफा से परमिशन या रिकग्निशन मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इल्तुतमिश अब आज़ाद हो गया। भारत का संबंध अब गजनी से ख़त्म हो गया। इल्तुतमिश यहाँ का लीगल किंग हो गया, ओके। चले, तो पिछले सेशन में मैंने ये सारी बातें मैं आपसे कर भी चुका हूँ। अच्छा, भारत पर पहला जो मंगोल हमला हुआ है वो हुआ है बहराम शाह के समय में, ठीक है ना। अच्छा, जो मंगोल हमलावर हैं, 4-5 खास मंगोल हमलावर हैं, उनकी बात हमें आगे करेंगे भी। फिलहाल सिर्फ आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हमने हेडिंग डाला क्या है? भारत में पहली बार। तो भारत में पहला मंगोल हमला जो हुआ है बहराम शाह के समय में हुआ। यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प फार्मूला मुझे याद आ रहा है, रुक रजिया बहरे मसूद को नहीं नसीर को मार। ये मेरा खुद का बना हुआ है। तो आपको पता है कि इल्तुतमिश के बाद कौन राजा बना? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद रजिया, और रजिया के बाद राजा बना अलाउद्दीन बहराम शाह, या सुल्तान बना अलाउद्दीन बहराम शाह, ठीक है ना। आप लोगों को ये चीज़ें मैं दोबारा से पढ़ाऊँगा, हाँ, ठीक है।
तो आज जो हमारी ये मिक्स क्लास है इस तरह की, आप लोगों के लिए आज आखिरी क्लास है, कल से फिर से नई सीरीज शुरू करेंगे। तो कहाँ थे हम? तो हाँ, भारत में पहला जो मंगोल हमला हुआ वो बहराम शाह के समय में हुआ, ठीक है ना, 1241 में। या डेट आप लिखना चाहें तो लिख लें, 1241 में भारत पर पहला मंगोल हमला होता है, ठीक है। उसके बाद भारत में जो पहला नायब बना, नायब जिसे हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, है ना, नायब पद को मैं आपको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो भारत में पहला जो नायब बना वो बहराम शाह के समय में बना। बहराम शाह को सुल्तान बनाया गया था, इस शर्त पर बनाया था, किसने बनाया था? चालीसा ने, है ना। चालीसा को एक बार पॉज करना, इसको एडिट मत करो, रख लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा कहाँ थे? हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, देखो हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि चालीसा या तुर्कानी चिहलगानी क्या था, तो आपने क्या बताना है कि ये इल्तुतमिश के वफादार और योग्य तुर्क गुलामों का समूह था, जिन्हें स्वयं इल्तुतमिश ने इकट्ठा किया था और उन्हें अपने शासन में, प्रशासन में, सेना में ऊंचे ऊंचे पद दिए थे। इल्तुतमिश के साम्राज्य विस्तार और उसके स्थायित्व में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन बाद के समय में ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गए, आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे। इल्तुतमिश के बाद आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे और एक के बाद एक सम्राट, एक सुल्तान को मार करके दूसरा, दूसरे को मार करके तीसरा, अपना कठपुतली सुल्तान बना लिया, बस, ठीक है। तो खैर, अब इसी चालीसा ने देखिए, अब इल्तुतमिश के मौत के बाद एक गुट, चालीसा के एक गुट ने किसको बनाया? रुकनुद्दीन को, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो दूसरा गुट था रुकनुद्दीन के खिलाफ, वो हावी हुआ, वो रजिया को ले आए। उसके बाद फिर इनमें आपस में झगड़े हुए, रजिया को हटना पड़ा। कौन आ गया? रजिया के खिलाफ किसने बगावत करी थी? किसके नेतृत्व में बगावत होती? आई एम सीरियस। अब आप बताओ पांडे जी, रजिया के खिलाफ, जिससे बाद में रजिया ने निकाह भी कर लिया था, किस तुर्क सरदार के नेतृत्व में रजिया के खिलाफ बगावत हुई थी, जो कि भटिंडा में तवर हिंद का इक़्तिदार था? पांडे जी बताओ। नहीं, कोई बात नहीं। सोनू आप बताओ। कोई बात नहीं, आप बताओ। इमरान? अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया, ठीक है ना। तो मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में उसके खिलाफ बगावत हुई थी, ठीक है। तो एक बार रजिया को गद्दी से हटना पड़ा, लेकिन फिर रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली और रजिया की फिर से सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन फिर इन दोनों के खिलाफ बगावत हो गई, इन दोनों के खिलाफ फिर से बगावत हो गई, फिर रजिया को भागना पड़ा। और आपको पता ही है, बाद में कैथल में डाकुओं के गुट ने उनकी हत्या कर दी थी। तो मैं भूल गया, मैं कहाँ था मैं? चालीसा पे था ना। हाँ, तो इस तरह से बेटे आपने बताना है, लगे हाथ में आपको ही बता गया। अगर देखो आपकी जो तैयारी हो वो इसी तरह की हो, है ना, इस तरह की तैयारी होगी तो आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। ओके, आगे चलें। तो बहराम शाह को जो सुल्तान बनाया गया वो इस शर्त पे बनाया गया कि अब एक नया पद बनेगा जिसका नाम होगा नाइब। नाइब जो होगा वो सुल्तान का प्रतिनिधि होगा। एक तरह से सुल्तान जो है अब नाम मात्र जैसा होने लगा। जैसे आप मराठों में समझते हैं ना, मराठों छत्रपति ने किसको बनाया? पेशवा को बनाया। पेशवा का शुरुआत में क्या काम था? पेशवा का सेनापति था पेशवा। लेकिन आप ना देखें, धीरे धीरे जो सारी पावर है वो पेशवा के पास आ गई। छत्रपति क्या हो गया? नाचीज या नाम मात्र का हो गया। सवाल आता है ना कि किसके समय में छत्रपति जो है वो नाचीज हो गया? किसके समय में तो छत्रपति नाचीज हो गया है? किसके समय में छत्रपति नाचीज हो गए? पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में छत्रपति सिर्फ नाम मात्र का पद हो गया। तो अब यहाँ से शुरुआत हो गई सुल्तान के नाम मात्र होने की, जबकि नाइब का पद बना दिया गया। पहला, और नाइब एक तरह से वजीर या प्रधानमंत्री, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर इकट्ठी हो गई। जैसे अब है था ना, वर्तमान लोकतंत्रों में हम देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ दो मुखिया हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरे प्रधानमंत्री। तो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो इस तरह से शासन की वास्तविक शक्तियाँ अब आ गई नाइब के पास। तो नाइब का पद पहली बार बना अलाउद्दीन बहराम शाह के समय में। वो पहला नाइब कौन था? मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना, एतगीन। पहला नाइब था एतगीन, ठीक है साहब, लिखा कहीं नीचे, ठीक है। अच्छा, नाइब की बात चलिए तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि उसके बाद जब बलबन जब पावर में आया, किसके समय में आया? नासिरुद्दीन महमूद के समय में। 1246 में सुल्तान बना नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद को जो सुल्तान बनाने के पीछे जो चमत्कार या कारनामा था वो बलबन का था, समझ रहे ना। बलबन उस गुट का नेता था जिस गुट ने नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। पहले बलबन जो था नासिरुद्दीन महमूद का अमीर हाजिर था, बाद में ये उसका नाइब हो गया। और धीरे धीरे सारी पावर अपने पास इकट्ठी करने लगा। तो बलबन के खिलाफ नासिरुद्दीन महमूद के समय में एक हिंदुस्तानी मुसलमान है रेहान, उसके नेतृत्व में नहीं, बिहार का इक़्तिदार था कुतलुक खां। कौन सा खां? कुतलुक खां।
उसके नेतृत्व में फिर से चालीसा ने या सरदारों ने बगावत कर दी। तो उस बगावत के बाद बलबन को हटा करके अब किसको नाइब बनाया गया? रेहान को। ठीक है ना, तो नाइब बनने वाला पहला भारतीय मुसलमान था रेहान। ओके, आगे चलें भैया, ठीक है, ओके। तो ठीक है साहब, पहला मुस्लिम हमला ये मैंने आपको बता दिया, पहला तुर्क हमलावर सुबुक्कीन ये मैंने आपको बता दिया, और भारत में पहला तुर्क राज्य या पहला मुस्लिम राज्य किसने बनाया? मोहम्मद गोरी ने, यही बता दिया। अच्छा, यहाँ पर स्टार लगा के मैंने लिख भी दिया कि पहला नाइब कौन था? एतगीन था। ओके, ठीक है, रेहान पहला भारतीय मुस्लिम था जो नाइब बना। ओके, आगे चले। अच्छा, पहली बार सैनिक विभाग किसने बनाया? बलबन ने। पहली बार जासूसी विभाग किसने बनाया? बलबन ने। अब इस चीज़ को आप नोट कर लेना कि पहली बार सैनिक और जासूसी विभाग बलबन ने बनाए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बाद में फिर से रीऑर्गेनाइज किया था, और सैनिक विभाग का नाम क्या रखा था? दीवाने आरिज, और जासूसी विभाग का नाम क्या रखा था? दीवाने वरीद, है ना, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, पहली बार सल्तनत काल में पहली बार जो कृषि विभाग बना था, मौर्यों के समय में जो कृषि विभाग था अनीस, उसका नाम क्या था? अनीस। मौर्यों के समय में जो कृषि विभाग था उसका नाम क्या था? हाँ, सीता। सीता के आगे और जोड़ दो आधा धा या छ, सीता अध्यक्ष, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली एक डिपार्टमेंट ना होकर के सीता किसको कहते थे? सरकारी ज़मीन को, और जो अध्यक्ष थे उनकी जिम्मेदारी थी, सीता अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी सरकारी ज़मीनों पर खेतीबाड़ी करना, लेकिन वो मंत्रालय नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब हमारे यहाँ भारत में या हिंदुस्तान में तुर्कों के अधीन सबसे पहले जो कृषि विभाग बना उसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनाया था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही। एक बार पॉज कर दीजिए, मैं लिख देता हूँ, उसको लिखना भूल गया हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया है दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि विभाग बनाया था ये उसका नाम था। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले सेशन में ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। अब जो आपस में मिली जुली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट फिर यहीं पर लिख रखा मैंने पहली बार में पहला मकबरा भारत में, खैर मकबरे तो और भी बने होंगे, लेकिन शुद्ध इस्लामिक शैली का जो मकबरा बना भारत में सबसे पहली बार दिल्ली में बना, और वो मकबरा किसका था? नासिरुद्दीन महमूद का। अब देखो, दो नासिरुद्दीन महमूद हुए हैं, एक नासिरुद्दीन महमूद है इल्तुतमिश का पोता, और एक था उसका बेटा सुल्तान नासिरुद्दीन में। एक था राजकुमार नासिरुद्दीन महमूद या शहजादा नासिरुद्दीन महमूद, और एक था सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। तो इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, ये मंगोल हमले में घिर करके मर गया था। जैसे शहजादा मोहम्मद बलबन का बेटा था ना, वो मंगोल हमले में घिर करके मरा था। तो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में। उस मकबरे को नाम क्या है? सुल्तानगढ़ी, ठीक है ना। जहाँ पर कुतुब मीनार है ना, वहीं पर उसी के आसपास है सुल्तानगढ़ी या सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद का, ठीक है ना। और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद कौन है? इल्तुतमिश का पोता। किसने बनाया था उसको? बलबन ने बनाया था सुल्तान। फिर से बता दूँ, इतिहास में दो नासिरुद्दीन महमूद हैं, एक शहजादा नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का बेटा है, और एक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पोता है। ओके, तो शहजादा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा भारत में शुद्ध इस्लामिक स्टाइल का, मतलब इस्लामिक स्टाइल का मतलब ये है जैसे आप मंदिर बनाते हैं ना, तो मंदिर की जो छत होती है या तो इस तरह से गोल होती है, या दक्षिण भारत में पिरामिड की शक्ल में होती है, या बिल्कुल एक सीधी जैसे एक ट्रायंगल जैसा ना, कर्व जैसा ऐसे होती है ना। तो मंदिर स्टाइल है जो हिंदू स्थापत्य कला है उसमें मंदिर बनाने की वो कला। स्तूप आप देखते हैं, स्तूप, बौद्ध स्तूप, तो बौद्ध स्तूपों में पहले सेशन में मैंने आपको बताया भी था, पहले एक बेस होगा, फिर उसके बाद एक अर्धचंद्राकार आकृति होगी, उसके ऊपर फिर धातु का बर्तन, उसके ऊपर फिर हर्मी का, तो स्टाइल होगा, उसको हम बौद्ध स्टाइल कह देंगे। उसी तरह से जैसे इस्लाम धर्म में मकबरा बनाने की अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है, तो उसे हमने क्या कह दिया? इस्लामिक शैली। तो शुद्ध इस्लामिक शैली में भारत में बना पहला जो मकबरा था यही शहजादा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था, सुल्तानगढ़ी में था। इसीलिए इल्तुतमिश को हम कहते हैं भारत में मकबरा कला का जन्मदाता। ओके, ठीक है, आगे चलें। पहली बार इक्ता तो आपको पता ही है, इक्ता जो शुरू किया। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर भी है, आप लोग तो खैर सब जानते ही हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं बताता चलूँ आपको कि भारत में इक्ता सबसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद गोरी ने किया था, ठीक है ना। अक्सर आंसर आता है इल्तुतमिश, लेकिन ये बात सही नहीं है। भारत में इक्ता जो इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले शुरू किया, वो किया किसने? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखें ना कि मोहम्मद गोरी का मकसद यहाँ पर प्रशासन को इक्ता के आधार पर व्यवस्थित करने का नहीं था।
मैं आपको फिर से बता दूं कि वो अपने एम्पायर को भारत की ओर बढ़ा रहा था, भारत की ओर बढ़ा रहा था। तो जब उसने उत्तर उत्तरी पश्चिमी भारत को जीता तो एक तरह से ये इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और कहा कि भाई भारत का इक्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जा रहा है। तो भारत में पहला इक्ता जो मिला वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला और ये मिला मोहम्मद गौरी से। लेकिन जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो उसने अपने पूरे एम्पायर को अलग अलग इक्ताज में बांटा। ये तो इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि पहली बार इक्ता भारत में किसे मिला? ऐबक को। किसने दिया? गौरी ने। लेकिन भारत में इक्ता को एक प्रथा के रूप में या प्रशासन की एक इकाई के रूप में पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया या व्यवस्थित किया या लागू किया? तो वो इल्तुतमिश है। ठीक है, उसका आंसर इल्तुतमिश होगा। ये मैं आपको बाद में अलग से पढ़ाऊंगा, अभी खास करके जो नए स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब इक्ता बाद में शिक में बटा और शिक परगना में। आपको पता ही है, जैसे इक्ता को हम प्रांत कह लें तो प्रांतों में जैसे ज़िले हैं और ज़िलों में परगने हैं, उसी तरह से इक्ता में अनेक शिक और शिकों में अनेक परगने। ये सबसे पहली बार बने अलाउद्दीन खिलजी के समय। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ठीक है ना। और पूरी तरह से इक्ता शिक और परगनों में बट गया किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब तो रट गया होगा आपको। अच्छा, ज़मीन को नाप करके लगान वसूलने का जो सिस्टम जिसे कहा गया मसाहत, वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। ब्राह्मणों पर भी जजिया थोप दिया किसने? पहली बार भारत में पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया फिरोज तुगलक ने। ध्यान रखना, फिरोज तुगलक पहला ऐसा बादशाह नहीं था जिसने यह जजिया लगाया। भारत में जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? किसी को पता है? हैं? गूगल मत करना, अभी कमेंट करो अगर पता है तो, मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा। तो भारत में जो जजिया सबसे पहले ब्राह्मणों पर जिसने लगाया तो वो था फिरोज तुगलक। दिल्ली को कैपिटल सबसे पहले बनाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब लगे हाथ आप लोग अपना रफ कॉपी, चलिए एक बार रोक दे, मैं लिख देता हूँ, रोकिए। तो अगर हम अब देखें, हम कैपिटल्स की बात करें तो महमूद गजनवी की जो राजधानी थी वो थी गजनी। महमूद गजनवी की राजधानी गजनी थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ पर जमा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाई लाहौर को। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश आता है तो पहली बार दिल्ली राजधानी बनी। इल्तुतमिश जो है लाहौर की जगह राजधानी कहाँ ले आया? सल्तनत की दिल्ली में ले आया। ठीक है ना, इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ओके, अब दिल्ली जो है लंबे समय तक सल्तनत की राजधानी रही। पहली बार दिल्ली की जगह जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली से कुछ दूर किलोखरी को, है ना। वो मजबूरी में बनाया था, आपको पता ही है। करीब 2 साल तक, सुल्तान बनने के करीब 2 साल तक जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के लोगों के डर से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया था। तो इसने अपनी राजधानी बनाया था किलोखरी को। गयासुद्दीन तुगलक ने नया शहर बसाया दिल्ली के पास ही, तुगलकाबाद, और उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने नया शहर बनाया आगरा और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसी तरह से दौलताबाद है, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। सीरी या सीरी फोर्ट को अपनी राजधानी बनाया था। आपने इस हिस्ट्री किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार मंगोल हमला इतना ख़तरनाक हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी को भी सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी। वो एक्चुअली था क्या कि जिस समय मंगोल हमला हुआ वो हमला दिल्ली तक हो गया और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया। दिल्ली में मंगोल घुसे नहीं, एंटर नहीं हुए, उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन दिल्ली की जो फौज थी वो मुस्तैद थी, वो दिल्ली में एंटर नहीं कर पाए। अब जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि भाई बहुत भयंकर हमला हुआ है, उस समय वो चित्तौड़ के मिशन पर था, वहाँ से वो वापस लौटा। जब वो वहाँ से वापस लेटा तो दिल्ली के चारों तरफ घेरा था। तो उसने कुछ समय तक जो है दिल्ली के पास ही जो उसका बनाया हुआ शहर था सीरी या सीरी किला, उसमें शरण ली थी। डर कर नहीं भागा था, उनसे लड़ने के लिए आ रहा था, तो कुछ समय तक वहाँ रुका था। तो खैर अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर एक किला बनाया जिसका नाम था सीरी फोर्ट। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को नया नाम क्या दिया? दौलताबाद, और इसे अपनी राजधानी बनाया, है ना। जैसे आजकल है ना उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन राजधानी। तो अब ये ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन राजधानी तो नहीं थी, इसे आप कैंप कैपिटल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैंप कैपिटल कह सकते हैं। क्यों कहा उन्होंने कैंप कैपिटल, क्यों कहा उसको? इसलिए कहा कि जो नए जीते गए इलाके हैं इन पर बेहतर कंट्रोल हो सके, इसके लिए सुल्तान को यहाँ रहना जरूरी है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून के जो महीने होते हैं ना, बड़े लंबे लंबे दिन होते हैं, उसमें नींद के झोंके आते हैं ऐसे करके, है ना। हाँ, है ना, बने रहें इधर, है ना, गाना गा के सुनो, है ना। ठीक है, आगे चले। ठीक है, आगे चले। तो अब मालवा में सबसे पहले किस सुल्तान की सेनाएं एंटर हुई? मालवा पता ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और थोड़ा सा इलाका कहाँ का? गुजरात का। ये जो इलाका है मालवा कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो सेनाएं एंटर हुई वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हुई।
और कौन गया? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी नहीं गया, अली गुरशस्प गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वो कब हुआ? जब वो सुल्तान बन गया। तो जलालुद्दीन खिलजी की परमिशन से मालवा में तबसुम क्या जीता था उसने सबसे पहले? कौन सा शहर, कौन सा किला जीता था? हाँ राबिया, प्रियंका, मालवा में कौन सा किला, कौन सा शहर सबसे? बेटे आप दोनों चुप जाओ, एक मिनट चुप जाओ आप पीछे से बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में मालवा में सबसे पहले कौन सी विक्ट्री की थी? इमरान अनीस, रुक जाओ यार, इमरान अनीस आप बताओ। सोनू, प्रियंका आप बताओ। आसिया, आप, शाहीन, बिलाल ना, इनको एक मारो, एक मारो इनको, है ना। हाँ, फिर ये 4 मारेंगे आपको, ध्यान रखना, आंसर नहीं दिया आपने। भिलसा, ठीक है ना, भिलसा या विदिशा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा जीता था, या एक कह लें कि बहुत सारे मालवा को उसने कैप्चर कर लिया था। तो सवाल आया ये, तो मालवा पर सबसे पहले जो विस्तार हुआ या प्रसार हुआ तुर्कों का, वो किसके समय हुआ? जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ, ठीक है। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन विलय नहीं किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि उसको मर्ज नहीं किया, लूटा और लूट करके चलाया। विलय सबसे पहले जो किया आपको पता ही है, मालवा का विलय सबसे पहले किसके समय हुआ? गयासुद्दीन तुगलक के समय में, ठीक है ना। और अब यहीं पर फिर से कई बार, ये तो खैर आप लोगों को रट चुका होगा कि दक्षिण भारत पर सबसे पहला जो तुर्क हमलावर अलाउद्दीन खिलजी, कहाँ पर किया उसने दक्षिण भारत में सबसे पहला हमला? कहाँ पर? मालवा में ना, मालवा दक्षिण भारत में नहीं है। दक्षिण भारत मतलब विंध्याचल के पार, नर्मदा के पार। तो दक्षिण भारत पर या नर्मदा के पार पहला जो शिकार हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, वो हुआ देवगिरी। देवगिरी पर पहला हमला किया, लेकिन वही उसको मिलाया नहीं। उसके बाद जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दक्षिण भारत को रोन डाला, पूरे दक्षिण भारत को जीता, सिवाय मावर के। मावर कहाँ है? इमरान बताएंगे। दक्षिण भारत में मावर कहाँ पर है? मावर, मावर, हाँ चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। मेरी क्लास तो लग रहा है आज। अच्छा ये बताओ, दक्षिण भारत में मलिक काफूर कहाँ तक पहुँच गया था? कहाँ तक, पीक पर कहाँ तक पहुँच गया था? वहाँ पर उसने मस्जिद भी बनवाई थी। हाँ चलो खैर, शुक्र है, रामेश्वरम तक पहुँच गया था। दक्षिण भारत में रामेश्वरम तक पहुँच गया था मलिक काफूर। ओके, कहाँ था मैं? हाँ, तो दक्षिण भारत में सिर्फ एक मावर को छोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी ने, या अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने सारा दक्षिण भारत जीत लिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नर्मदा के पार एक भी रियासत को मिलाया नहीं। उसने समझदारी से काम लिया था। समझदारी ये थी कि अगर वो पूरे दक्षिण भारत पर भी सीधा शासन करने की कोशिश करता तो हो सकता है उसके हाथ से उत्तर भारत भी निकल जाता। जैसी बेवकूफ़ी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश के पतन का आसिया को भी नींद आ रही है। तुगलक वंश, देखो आसिया ऐसे करेंगे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे बाबा क्या, मैं यार इतना बुरा तो नहीं बता रहा यार, है ना। इधर देखो तो, होश में रहो। ये पानी की बोतल है मेरे पास, जिसको नींद आई उसके ऊपर फेंक दूंगा मैं, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ थे? ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो सोने के लिए जो मशहूर थे वो आज बिल्कुल एक्टिव है ना। लग रहा है कसम खा के आए कि आज 3 घंटे दोपहर में सो के चलेंगे, फिर सर की क्लास में चलेंगे, वहाँ नहीं गिरेंगे। पीछे देखो, है ना, सब एक्टिव बैठे हैं। अच्छा कहाँ थे बेटे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता नहीं, तो मतलब जीता लेकिन अपने एम्पायर में मिलाया नहीं। दक्षिण भारत की किसी रियासत को सबसे पहली बार अपने एम्पायर में मिलाया गया गयासुद्दीन तुगलक के समय में। राजकुमार जूना खां और मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना की जो रियासत है, तेलंगाना का उस समय नाम क्या था? वारंगल। वारंगल में किस वंश का राजा था? काकतीय वंश का राजा था, ठीक है। ओके चले भाई आगे। चलिए साहब, तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।